वेलकम टू सी शिक्षा। मैं डी निशा सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि हम लोग देख रहे थे समुच्चय। समुच्चय के बारे में हम लोग समुच्चय को देख चुके थे, समुच्चय का निर्माण विधि देख चुके थे, समुच्चय को किस तरीके से लिखना है। आज हम लोग जैसे कि समुच्चय के प्रकार देखे थे, हम लोग क्या क्या प्रकार देखे थे, रिक्त समुच्चय देखे थे, परिमित समुच्चय देखे थे, अपरिमित समुच्चय देखे थे। तो उसी के बेस का आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को क्या बताया था मैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं भाई साहब, बताइए किसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है, ठीक है, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। कोई भी मतलब एक भी अवयव ना हो, जिसमें एक भी अवयव नहीं रहता, उसको क्या बोला जाता है, आपका रिक्त समुच्चय। तो समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, बोले समुच्चय आपके 3 प्रकार से होते हैं। एक परिमित समुच्चय होता है, एक अपरिमित समुच्चय होता है, एक आपका होता है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या बोलते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव या एक भी अवयव ना हो, उसको बोला जाता है रिक्त समुच्चय। परिमित समुच्चय मतलब यहाँ पर ये परिमित मतलब लिमिट होती है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप लोगों के पास, जैसे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, ये लिमिट है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, ठीक है। अगर आप बाउंडेशन के अंतर्गत है, मतलब जहाँ पर बंधन नहीं है, ठीक है, जहाँ पर बंधन नहीं है, बंधन जहाँ हो गया मतलब परिमित, और जहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, वो हो गया आपका अपरिमित। जैसे कि आप कहाँ कहाँ भी चल सकते हैं, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये आपका हो जाएगा अपरिमित। क्लियर। जैसे कि समांतर रेखाएं होती है, ये सब होती है। वृत्त में अनंत त्रिज्याएं किस तरीके से खींची जा सकती है, ये सब क्या होते हैं आपके अपरिमित। तो समुच्चय को बताया था, समुच्चय की परिभाषा भी बताया था। समुच्चय की परिभाषा क्या होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। क्लियर। मैं हर एक वीडियो में इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको जब भी फर्स्ट वीडियो देखो या सेकेंड वीडियो देखो या थर्ड वीडियो देखो, आपके माइंड में पूरा सेट हो जाए भाई कि ये समुच्चय होती क्या है, समुच्चय क्या है, समुच्चय के प्रकार क्या है, समुच्चय का उपयोग किस तरीके से हम लोग करते हैं, समुच्चय के निर्माण की विधि क्या है, समुच्चय को हम किस रूप में लिखते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, समुच्चय निर्माण की विधि में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। क्लियर। तो सभी अपना नोट कॉपी निकाल लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। क्योंकि अगर आप देखो, कई चीज़ ऐसी होती है जो देख करके याद होती है, कई चीज़ें होती है जो सुन करके याद होती है, कई चीज़ें होती है जो देख करके, सुन करके, लिख करके याद होती है। क्योंकि ये मैथ्स है भाई, ओरली तो आप याद नहीं कर सकते, इसलिए मैथ्स को प्रैक्टिस आपको अभ्यास से ज़्यादा अभ्यास करना है। जितना बार आप ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। तो इसी के बेस पे हम लोग ये आपका जो एक्सरसाइज का था सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को तब तो हम लोग क्लियर कर चुके थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन सी परिमित है और कौन सी अपरिमित है, इसको आपको बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं भाई लोग कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। ठीक है। तो परिमित मतलब लिमिट में रहेगा, मतलब वो उसमें बंधन रहेगा। अपरिमित मतलब कोई बंधन नहीं, जिसको हम लोग माप नहीं सकते। जैसे कि आपका रेखा और रेखाखंड होता है, रेखाखंड, यहाँ पर रेखाखंड से तात्पर्य हो जाएगा आपका परिमित और रेखा से तात्पर्य हो जाएगा आपका अपरिमित। क्योंकि रेखा आपकी क्या होती है, जिसकी लंबाई आपकी निश्चित नहीं होती है, अनंत होती है, वो निश्चित ही नहीं होती, कहीं भी जा सकती है, दोनों तरफ से अनंत होती है, उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो जैसे रेखा का है वैसे हाल यहाँ पर किसका है, अपरिमित का है। जैसे रेखाखंड है वैसे यहाँ पर है आपका परिमित। क्लियर। तो क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं भाई, इतना टाइम हो गया। क्लियर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। समांतर रेखाओं का समुच्चय, देखो रेखा आ गए भाई, रेखा को हम लोग नहीं माप सकते। ये आपका रेखा है, ये रेखा आपका बॉलीवुड वाली रेखा नहीं है जो हीरोइन है भाई, रेखा से तात्पर्य ना, ये रेखा कोई लड़की है। क्लियर। ये रेखा है आपका एक अक्ष के समांतर रेखा। क्लियर। तो इस रेखा की लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है ना। थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है आपकी, अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है मतलब इसको हम माप नहीं सकते, माप नहीं सकते, इसकी दूरी को हम लोग माप नहीं सकते। ठीक है। मतलब माप नहीं सकते मतलब ये बहुत ही विस्तृत है, देखिए। ठीक है। तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, उसको बोलते हैं रेखा। तो यहाँ पर बोला है कि एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर इसको लिखोगे आप लोग अपरिमित, क्योंकि रेखाओं को आप नहीं माप सकते, और जिसको माप सकते हो आपका परिमित है, जिसको नहीं माप सकते हो आपका क्या है, अपरिमित है। तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर आपका हो गया अपरिमित। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब बताइए भाई, अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? आपके पास कितने अल्फ़ाबेट हैं? इंडियन है, ठीक है, जैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, हमारे अल्फ़ाबेट हैं, तो हमारे पास अल्फ़ाबेट के कुल कितने वर्ण हैं? कितने हैं? 26। हमारे पास कितने हैं भाई? 26। अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर हमारे पास जो वर्णमाला है, हमारे पास कितने हैं भाई? 26 है ना। 26 है मतलब काउंटेबल है, काउंटिंग है, परिमित है, ठीक है, क्योंकि 26 है मतलब 26 है, मतलब इसकी संख्या की जा सकती है, जिसकी काउंटिंग हो सकती है, ठीक है, इस कारण से ये क्या है? आपका परिमित है। ये आपका आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, क्या आ जाएगा? आपका परिमित। अक्षर में आपका वही आएगा 26 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्लियर? तो ये हो गया आपका परिमित। तो परिमित क्या है आपका? परिमित आपका सीमित होती है, ये संख्या के रूप में होती है, जिसको हम जैसे कि किसी की लेंथ को हम माप सकते हैं, किसी के ब्रीथ को भी माप सकते हैं, किसी की हाइट को माप सकते हैं, किसी का वेट हो गया, किसी का क्या हो गया, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, जैसे रायगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 है भाई, ठीक है, नाम पता है ना, नाम भी पता होगा, 29 है, तो ये परिमित हो गया, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में आप यहाँ पर बोल दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं, आपको बोल रहा है कि आपके घर में कितने भाई बहन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके गाँव की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? परिमित है, इनकी संख्या होती है, संख्या निश्चित होती है, और जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका परिमित। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जो समुच्चय है, तो वर्णमाला हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, इस कारण से ये क्या है? आपका परिमित है। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज हो भाई, देखो 5 के गुणज हो मतलब ये तो आपका बढ़ता जाएगा भाई। गुणज क्या बोलते हैं? गुणज किसको बोलते हैं? जो उसी के टेबल में आता हो। जैसे यहाँ पर 5 गुणज है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा 5-5 के गुण में। ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, अनंत तक जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? उन संख्या का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, ये आपका हो जाएगा अपरिमित। अपरिमित, तो इसको लिखिएगा आप लोग अपरिमित समुच्चय, इसको आप लोग लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड नंबर। 5 के गुणज, आपको बोल सकता है 2 का गुणज, आपको बोल सकता है 3 का गुणज, आपको बोल सकता है 7 का गुणज, आपको बोल सकता है 6 का गुणज, आपको बोल सकता है 15 का गुणज, आपको बोल सकता है 17 का गुणज, इस तरीके से। तो गुणज मीन्स मतलब जो उसी के टेबल में आता है। अब यहाँ पर मल्टीपल आता है ना आपका, यहाँ पर जैसे कि मल्टीपल आता है, मल्टीपल यही है आपका गुणज। एक होता है आपका फैक्टर, अभी क्वेश्चन में आएगा, एक होता है आपका फैक्टर गुणनखंड। गुणनखंड किसको बोलेंगे कि वह किस किस के टेबल में आता है। जैसे 6 है, 6 किस किस के टेबल में आता है भाई? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। क्लियर? तो 6 को छोड़ दो, तो 6 के गुणनखंड कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि 6 का गुणज बताओ, यहाँ पर 6 का गुणज बताओ, तो कितना हो जाएगा? 6 का 12 हो जाएगा, 18 लिखोगे, 24 लिखोगे, 30 लिखोगे, 36 लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? 42 लिखोगे, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। जो उसी के टेबल में आएगा वही आपका क्या है? गुणज है। जैसे 6 का है 6 कम 6 6 12 6 18, इस तरीके से 6 24, 24 के बाद 30, 36, 42, 48, 54, 60, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये आपका है मल्टीपल गुणज। लेकिन गुणनखंड जैसे कि आपको 10 का बोल दिया, 10 का तो कितना हो जाएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 10 आएगा, क्योंकि इतने के टेबल में आता है। जैसे आपको बोल दे रहा 36 का बोल दिया, तो 36 का कितना आ जाएगा भाई? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, और 12 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है, और 36 के टेबल में आता है। ये सब इसे क्या है? गुणनखंड है। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपका गुणज क्या है और आपका गुणनखंड क्या है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की समुच्चय। पृथ्वी पर अब जितने भी जानवर हैं, जानवरों की संख्या गिनती हो सकती है, ठीक है, चाहे जितने भी रहेंगे वो एक संख्या में रहेंगे।
क्लियर। जितने भी जानवर हैं, जैसे आपके पास शेर है, बाघ है, भालू है, हाथी है, चीता है, जो भी है भाई, जो भी है, कितना भी रहे, लेकिन वो काउंटिंग में ही रहता है, उसकी एक संख्या निश्चित होती ही है, वो संख्या में ही रहेगी। इस कारण से यहाँ पर जो आपका 4th नंबर है, इसका उत्तर आएगा आपका परिमित। इसको लिखिएगा आप लोग परिमित समुच्चय। ये हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय, ये आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय। ठीक है, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो जानवरों का समुच्चय यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका परिमित समुच्चय। जो भी है आपका, जो भी जितने भी जानवर है भाई, या तो शेर है, या तो बाघ है, या तो जो भी हिरण है, जो भी है, इसका संख्या निश्चित होगा इस तरीके से, जो भी है कि 23,040 है, 23,401 है, या 22,001, 2,201 है, या 143 है। इस तरीके से जो भी संख्या रहेगी भाई, ये एक संख्या के रूप में लिखा ही रहेगा। इस कारण से पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है आपका परिमित समुच्चय है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 5। मूल बिंदु 0,0 से, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का उप समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का उप समुच्चय भाई, देखो 0,0 से जाने का जो भी वृत्त का उप समुच्चय रहेगा कितना रहेगा। जैसे हम लोग त्रिज्या अनंत खींचा जा सकता है, किसी वृत्त के किसी केंद्र से हम अनंतः अनेक हम लोग त्रिज्या खींचे जा सकते हैं, तो अनंत खींचेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अपरिमित। उसी प्रकार यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का भी उप समुच्चय क्या हो जाएगा आपका अपरिमित हो जाएगा। हम बहुत सारे यहाँ से कर सकते हैं मूल बिंदु से, ठीक है। तो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का उप समुच्चय भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अपरिमित हो जाएगा। तो इसको लिखोगे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। जैसे इस तरीके से आपके पास वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ से इस तरीके से आप अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये आपका क्या है अपरिमित है, ठीक है, ये आपका क्या है अपरिमित है। उसी प्रकार से आप वृत्तों का उप समुच्चय भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमित हो जाएगा। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। समतल में सभी त्रिभुजों का उप समुच्चय। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं समतल में सभी त्रिभुजों का उप समुच्चय। तो समतल कोई भी रहेगा इस तरीके से समतल रहेगा, त्रिभुजों का जो भी उप समुच्चय रहेगा ये बहुत ही अनंत अनेक टाइप से रहेगा। क्लियर। तो ये भी इसका भी जो समुच्चय रहेगा वो क्या रहेगा आपका अनंत रहेगा। अनंत से मतलब ये अपरिमित है, डायरेक्ट लिखो इसको अपरिमित समुच्चय। ये हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय, ये हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय 6। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। कौन दोनों समुच्चय आपके समान है उसको देखना है। इसके अंदर में जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में दिया गया है इसको बोला जाता है अवयव, और इस अवयव को आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। मतलब इस अवयव को यहाँ ला सकते हैं, यहाँ को यहाँ ला सकते हैं, यहाँ को यहाँ ला सकते हैं, यहाँ को यहाँ, इस तरीके से आप अवयव को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ए का वैल्यू आपके पास दिया गया है, देखिए इस तरीके से दिया गया है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है 2, 4, 8, 12 ये दिया गया है। क्लियर। दूसरा क्या दिया गया है आपका बी का वैल्यू को दिया गया है, देखिए बी का वैल्यू को क्या दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 दिया गया है। क्लियर। इस तरीके से उसी प्रकार सी का वैल्यू है, देखो सी का वैल्यू को आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में 4, 8, 12, 14। क्लियर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2, 4, 8, 12 है, 4, 8, 12 है, 4, 8, 12 है, लेकिन यहाँ पर 14 है, लेकिन यहाँ पर 14 नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है ना इसके साथ बराबर है। लेकिन डी को देखते हैं भाई, डी आपका क्या है, देखो डी में 3, 1, 2 है, 3 दिया है, 1 दिया है और 4 दिया है आपका 2। ये दोनों में अवयव है, मतलब दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, b इक्वल टू है आपका इस तरीके से है 1, 2, 3, 4, और ये आपका d इक्वल टू हो जाएगा, आपको इस क्रम को चेंज कर दूंगा तो ये 1, 2, 3, 4। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू डी, ये आपका बराबर हो गया। देखो अब ऐसा कौन है, देखो एच आपका 0,1 है, 0,1 तो किसी में नहीं है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा किसी में नहीं है। एफ आपका 0 अल्फा है, किसी में नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ई और जी को देखिए, ई और जी के भी क्रम को हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर है ई का वैल्यू दिया है आपका कर्ली ब्रैकेट में -1 और 1, ठीक है।
और जी का वैल्यू को आपको दिया है, देखिए जी का वैल्यू क्या दिया है आपका 1 - 1। तो इसके क्रम को चेंज कर देते हैं हम लोग, जी का तो क्या हो जाएगा, इस जी के क्रम को मैं चेंज कर दिया, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको देखो और इसको देखो, दोनों बराबर है ना, तो आपकी स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर E = G। तो यहाँ पर आपके दो चीज़ समुच्चय है, समान समुच्चय हैं। नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, उसमें आपका दो है, पहला B = D है और दूसरा E = G है। या इसको अलग तरीके से आप लोग बोल सकते हो, G = E बोल सकते हो या E = G बोल सकते हो, ये G = E बोल सकते हो, B = D बोल सकते हो और D = B बोल सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बेस पे हम लोग अगला हमारा क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि ये दोनों समान है या नहीं। यहाँ पर ये आपका जो है कि नहीं समान है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है, ए बी के साथ है या नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं भाई ए बी के साथ है या नहीं, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका ए = है, कर्ली ब्रैकेट में है आपका ए है, बी है, सी है, डी है, और बी = है आपका यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में डी है, सी है, बी है और ए है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है, तो इसको हम लोग आंसर के बेस पे हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ए = है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए = हम लोग कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो B है, B = दिया है आपका इस कर्ली ब्रैकेट में क्या दिया है, D दिया है, फिर C दिया है, फिर B दिया है, फिर आपका A दिया है। क्लियर। तो इसके कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत में जितने भी अवयव हैं उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, आगे पीछे किसी को भी कर सकते हैं। अगर आगे पीछे करेंगे और वह अवयव के समान आ गया तो वह आपका समान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको मैं चेंज कर दिया, B = यहाँ पर ये आपका आ गया A आ गया, फिर आ गया आपका B, फिर C आ गया और इसके जगह में ले गया मैं आपका D। अब देखिए इसको, ये आपका 1 है मान लेते हैं, ये आपका क्या है 2 है, तो 1 2 के जैसे है ना आपका, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, A = क्या हो जाएगा आपका B। अब इस स्थिति में आपका ये दोनों समुच्चय आपके क्या हैं, बराबर हैं, A = क्या है आपका B। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। इसी के बेस पे हमारे और क्वेश्चन है यहाँ पर, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये तो आपका फर्स्ट हो गया भाई, अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो समुच्चय निर्माण की विधि में हम आप लोग दो चीज़ तो देखे ही होंगे, पहला क्या था आपका रोस्टर था, दूसरा क्या था समुच्चय निर्माण की विधि। रोस्टर विधि में क्या होता था, रोस्टर विधि में क्या होता था कि जो भी आपका अवयव है उसको हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट में लिखना रहता था, और कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत में जो भी अल्फ़ाबेट है, जो भी संख्या है उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो भी संख्या है, कोई भी अंक है, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है या कोई भी अल्फ़ाबेट है, उसकी पुनरावृत्ति आपको नहीं करनी है, उस संख्या को आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। एक बार आ गया मतलब एक बार उसको लिखना है, जैसे 12 12 12 है तो आपको एक बार 12 लिखना है, जैसे 13 13 13 है तो एक बार 13 लिखना है, जैसे कि 11 12 12 11 है तो 11 12 ही लिखना है, बस दो बार जो आएगा उसको दो बार आपको नहीं लिखना है। ये है आपका रोस्टर विधि। क्लियर। और जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा उसको आपको कैपिटल में लिखना है, जो भी अंक रहेगा उसको सिंगल में लिखना है, उसको रिपीट आपको नहीं करनी है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए सेकेंड है 2 4 6 8 10 है, और x सच दैट f सम धन पूर्णांक है, जो x आपका क्या है, आपका 10 से क्या है उल्टा है और 10 की क्या है आपका बराबर है। तो चलिए देखते हैं भाई, b पर ये = दिया है यहाँ पर आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और आपका कितना है आपका ये इस तरीके से आपका कितना है 10 है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका देखते हैं, और b = दिया है, देखिए x सच दैट कोई समधन पूर्णांक है, और यहाँ पर x आपका ग्रेटर है इक्वल है 10 से। क्लियर। तो यहाँ पर x = हम लोग क्या लिख सकते हैं, समधन पूर्णांक है, तो x की जगह में हम लोग इस तरीके से समधन पूर्णांक है, मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, और 10 की क्या है बोल रहा है बराबर है। तो देख लीजिए ये आपका a का वैल्यू है, ये आपका b का वैल्यू है। अब दोनों एक ही जैसे कि दिख रहे हैं, एक ही सेम फेस कट वाले दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि a = क्या हो जाएगा आपका b, ये होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों समुच्चय अवयव क्या हैं, आपस में यहाँ पर बराबर है, आपस में यहाँ पर क्या है, ये समान है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, a = दिया है x सच दैट शब्द मार्च दिया है, MARCH का एक अक्षर है, और यहाँ पर दिया है CHARM का एक अक्षर है। क्लियर। तो यहाँ पर थर्ड नंबर को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो a = दिया है, देखिए ना यहाँ पर x सच दैट x यहाँ पर दे दिया गया है
MARCH इस तरीके से आपको दे दिया गया है। क्लियर। अब B इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पर देखिए B इक्वल टू दिया गया एक्स सच दैट एक शब्द CHARM का एक। अब इसको देखिए उलटिए पुलटिए, जगह को चेंज कीजिए, क्या इसके जैसे बन सकता है क्या भाई? क्योंकि इसके पास M है, इसके पास भी M है, इसके पास एक A है, इसके पास एक A है, इसके पास R है, इसके पास R है, इसके पास CH है, इसके पास CH है, इसके पास साथ आपका H है, तो इसके पास भी H है। तो यहाँ पर B का वैल्यू दिया है आपको इस तरीके से दिया है CHARM। तो इसके क्रम को हम लोग चेंज कर देते हैं इस तरीके से, तो ये बराबर आता है कि नहीं आपका देखते हैं। तो पहले ले आते हैं भाई M भाई साहब को, फिर ले आते हैं A भाई साहब को, फिर ले आते हैं R को, फिर ले आते हैं हम लोग C को, फिर ले आते हैं आपके H को। क्लियर। अब देखिए ये आपका पहले जैसे आपको ये दूसरा दिखा कि नहीं, यहाँ पर जितने भी आपके कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी अवयव है, इस अवयव को आप चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से ले जा सकते हैं। अगर जगह चेंज करने पर वह पहले अवयव के जैसे दिखने लगता है तब की स्थिति में वह समान अवयव है, अगर नहीं दिखेगा तो दोनों अवयव आपके समान नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं A इक्वल टू B, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं A इक्वल टू B। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th नंबर है, देखिए A इक्वल टू दिया है n सच दैट n इज बिलोंग्स टू Z दिया है, कोई भी इंटीजर नंबर है, और n स्क्वायर इक्वल टू दिया है लेस देन दिया है आपका लेस देन इक्वल देन 4 दिया है, तब x इज बिलोंग्स टू है कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। इसको पहले हम लोग इस वर्ग समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए इसका वैल्यू क्या आता है। तो वर्ग समीकरण को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। क्लियर। माइनस 2x और x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 3x। अब यहाँ पर कॉमा क्या आएगा देख लीजिए, इसको एक बना लेते हैं भाई, इसको एक बना लेते हैं, तो x यहाँ से कमा गया तो x माइनस 2 बच गया, माइनस यहाँ से 1 कमा गया तो माइनस बच जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस है तो आपका जगह चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस आपका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिखेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो कंडीशन आएगा यहाँ पर, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर रखते हैं भाई x इक्वल टू इतना आ गया, मतलब a का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं तो 1 और 2 है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि n यहाँ पर है तो जैसे 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा जो कि 4 से छोटा है, और 2 का स्क्वायर रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब इसके बराबर है। यहाँ पर कंडीशन दिया है ना b इक्वल टू, ये कंडीशन दिया है कि n स्क्वायर इज लेस देन है आपका और इक्वल देन है आपके 4 का, तो n का वैल्यू यहाँ पर है आपका 1, तो 1 रख देते हैं तो 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 जो कि 4 से क्या है छोटा है, और यहाँ पर रख देते हैं 2, तो यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा जो कि क्या है 2 का वर्ग 4 जो कि 4 के क्या है बराबर है, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा आपका b, मतलब यहाँ पर भी ये आपके दोनों अवयव क्या हैं आपस में समान हैं, पहला अवयव जैसा है वैसा ही आपका दूसरा अवयव है। तो यहाँ पर आपका दोनों अवयव क्या है आपके पास यहाँ पर समान है। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा a इक्वल टू दिया है -1 तथा b इक्वल टू दिया x सच दैट x आपका बिलोंग कर रहा है z को इंटीजर नंबर पर, x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू दिया है, देखो भाई साहब यहाँ पर हमारे पास दिया है उत्तर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a का जो वैल्यू दिया है कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से दिया है -1 दिया है और आपका इस तरीके से 1 दिया है, और b का वैल्यू दिया है x माइनस 1 इक्वल टू दिया है आपका 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, और जहाँ पर x आपका बिलोंग कर रहा है आपका कोई z पर, मतलब क्या नंबर है आपका इंटीजर नंबर है, क्या नंबर है आपका इंटीजर नंबर है आपका। क्लियर। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पर -1 और 1 है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपका बराबर नहीं है, इस कारण से ये आपका a b के बराबर नहीं है यहाँ पर। क्लियर। चलिए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, क्लियर, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था ये वाला।
यहाँ पर जेड इंटीजर नंबर है तो माइनस, जेड इंटीजर नंबर बोला है मतलब यहाँ पर 1 आया है तो इंटीजर नंबर है तो माइनस भी आएगा, आपका प्लस भी आएगा। तब की स्थिति में ये आपका ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका बी। यहाँ पर मैं बाय मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर ए इक्वल टू बी नहीं था तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए इक्वल टू बी। तो ये था हमारा समुच्चय का। क्लियर। तो इतने में हम लोग देख लिए समुच्चय, देख लिए समुच्चय निर्माण की विधि, देख लिए रोस्टर, देख लिए रोस्टर विधि, देख लिए रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं इसको देख लिए, समुच्चय निर्माण की विधि क्या होती है देख लिए, समुच्चय के प्रकार देख लिए, परिमित समुच्चय क्या है देख लिए, अपरिमित समुच्चय क्या है देख लिए, रिक्त समुच्चय क्या है देख लीजिए। क्लियर। तो इतने में देख लिए। तो हम लोग नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।